हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। द प्रीएम्बल ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका। बहुत से एस्पिरेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये प्रस्तावना बहुत टफ लगता है या फिर उनको बहुत ही दिक्कतें आती है समझने के लिए। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा और आप मेरे वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो आपके लिए इतना खिलौना, इतना ईजी हो जाएगा कि आप जिंदगी भर जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे कभी नहीं भूल पाओगे। बस अर्थ वीडियो को अंतिम तक देख लेना, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या समझते हैं? संविधान का परिचय। मैं बता दूं कि संविधान की जो प्रस्तावना को उद्देशिका इंग्लिश में प्रीएम्बल बोला जाता है। परिचय, परिचय या संविधान की हम इसे परिचय भी कह सकते हैं या प्रस्तावना भी इसी को भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना का मतलब क्या है? प्रस्तावना का मतलब ये चीज है कि संविधान को एक संक्षिप्त रूप में बताता है कि संविधान कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे कि कोई राइटर की आप कहानी पढ़ो, अच्छा मुंशी प्रेमचंद साहब की कहानी पढ़ो, जिसकी भी कहानी आप पढ़ो तो शुरू में देखना एक प्रस्तावना दे दिया रहेगा। आपकी 10 पेज की कहानी जो है कहना क्या चाहती है उसे संक्षिप्त रूप में बता दिया जाता है। और फॉर एग्जांपल और हम बता रहे हैं, जैसे कि 3 घंटे की आप फिल्म देखने से पहले जो जितने भी फिल्म मेकर है रिलीज के पहले ट्रेलर देते हैं, तो 3 घंटे की फिल्म के लिए 3 मिनट का ट्रेलर देते हैं। तो ट्रेलर से क्या स्पष्ट होता है कि वो 3 घंटे की मूवीज जो है कहना क्या चाहती है, कम शब्दों में या संक्षिप्त रूप में कहना क्या चाहती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि हमारे आर्टिकल, संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है, तो इनको कम से कम 500 से 600 पेज हैं। तो प्रस्तावना कहने का मतलब ये चीज़ है कि पूरे संविधान कहना क्या चाहती है उसे संक्षिप्त रूप में या छोटे से छोटे लाइनों में बताया गया है कि संविधान कहना क्या चाहती है, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, संविधान में क्या क्या बातें बताई गई है, ये पूरे प्रस्तावना से हमें पता चल जाता है। अगर हमें संविधान की प्रस्तावना अगर पता चल जाती तो संविधान का लगभग 60% बात जो है, जितने भी बात है हमें ऐसे ही पता चल जाते हैं। तो समझ आ गया कि प्रस्तावना का मतलब होता है संक्षिप्त में संविधान कहना क्या चाहता है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं। संविधान की पूरे वीडियो को बहुत अंतिम तक देखना, पूरे आपको याद ही हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। बस अर्थ वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना को स्टार्ट करने से पहले हिस्टोरिकल बात पर बात कर लेते हैं, ठीक है। संविधान का प्रस्तावना का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में संविधान कहना क्या चाहते हैं, बहुत ही छोटे शब्दों में, छोटे लाइनों में कहना, पूरे संविधान की बातें को बता देते हैं, उसे संविधान की हम प्रस्तावना कहते हैं। एक अगर सरल भाषा में समझने के लिए हम बताएं आपको तो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मतभेद था। जब संविधान का प्रस्तावना बनाया गया तो यहाँ पर मतभेद था कि इसे संविधान का भाग माने या ना माने, ठीक है। तो जब संविधान की ये प्रस्तावना बना, प्रीएम्बल बना, उद्देशिका बना, तो ये संविधान का भाग नहीं माना गया था। ये 1960 बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसे संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी का है। बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बेरूबाड़ी केस या किस केस में जो प्रस्तावना है उसे संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए 1960 में बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो प्रस्तावना उसे संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा है। और 1960 के बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया था कि ये जो संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल है ये संविधान का भाग नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जब 1960 में बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट बोल दिया था कि जो प्रीएम्बल है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। 1960 में यह बोल दिया था। 1960 में बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को चेंज करते हुए यह कहा कि अब जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या अंग है, ठीक है। 1960 में बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन, पहले जो डिसीजन लिया था कि संविधान के भाग नहीं है, उस डिसीजन को बदलते हुए आर्टिकल
सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 137 के तहत अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो अपने डिसीजन को बदल सकती है। तो आर्टिकल 137 के तहत उन्होंने पहले संविधान का भाग नहीं माना था प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, लेकिन 1973 केशवानंदन भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में संविधान का भाग माना है प्रियम्बल को। ठीक है, आपको याद हो गया कौन से सन में या किस केस के दौरान इसे संविधान का भाग नहीं माना गया, उसको ध्यान रखना है। किस ईयर में या किस केस के बाद केशवानंदन भारती बनाम जो केरल राज्यवाद है, इससे जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का भाग माना है। तो आपको इसको ध्यान रखना कि कब इसने संविधान का भाग नहीं माना है और कब इसे संविधान का भाग माना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्पष्ट बोला अपने डिसीजन को बदलते हुए कि अब जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ठीक है, अभी तक संविधान की जो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी के एग्जाम में अभी जितने बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट के थ्रू दिया जाता है एस्पिरेंट को फंसाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई होप आपको समझ आ गया कि कब इसे संविधान का भाग नहीं माना है, कब इसे संविधान का भाग माना है। ठीक है, संविधान जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, केवल उसे अभी तक एक बार संविधान संशोधन किया गया है, ध्यान रखना। केवल एक बार अभी तक संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक बार संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। मैं फिर से बता दूं, अभी तक जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 के तहत संविधान संशोधन हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। पहला जो शब्द है समाजवादी जोड़ा गया है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। मैं फिर से रिवीजन करा दूं जल्दी से। ये संविधान का प्रस्तावना का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में या छोटे शब्दों में संविधान पूरा कहना क्या चाहते हैं उसे प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, 1960 में जो बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया था कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 में, ठीक है, केशवानंदन भारती बनाम राज्य केरलवाद में आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे डिसीजन को बदल दिया कि पहले कहा था कि ये संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उन्होंने 1973 में जो केस आया उसमें स्पष्ट बोल दिया कि अब जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। ठीक है, आपको समझ आ गया। 1976 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अभी तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता। आई होप ये जो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको समझ आ गया होगा। अब हम संविधान की जो प्रस्तावना की जो एक एक लाइन है उनका डिटेल में जानकारी हम आपको बताएंगे कि वो एक एक लाइन जो है उनका अर्थ क्या है, वो क्या क्या कहना चाहते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना की अब पूरे हम डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं कि उनका एक एक लाइन का अर्थ क्या है। ठीक है, आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ है? हम भारत के लोग का मतलब ये है कि संविधान हम भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, हम भारत के लोगों की इच्छा से बनाया गया है। हम भारत के लोगों का मतलब समझ आए? हम भारत के लोगों का मतलब यह है कि ये जो संविधान है हम भारत के नागरिकों के लिए ये संविधान बनाया गया है। हम भारत के नागरिकों के ऊपर ये संविधान लागू होगा और हम भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है। ये नहीं कि भारत का संविधान अमेरिका के लोगों के ऊपर लागू होगा, ऐसा नहीं है। जो भारत का संविधान है भारत के लोगों के ऊपर लागू होगा और भारत के लोगों ने इसे अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी सूझबूझ से बनाया है। ठीक है, हम भारत के लोगों का मतलब यही होता है। दूसरा आता है संप्रभु। संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हम जो भारत के लोग हैं या जो हमारा भारत देश है किसी अब बाह्य सत्ता के अधीन नहीं, हम किसी जो बाहरी शक्ति के गुलाम नहीं हैं। हम आंतरिक और बाह्य रूप से अपनी डिसीजन लेने के लिए सक्षम हैं और स्वतंत्र भी है। ठीक है, संप्रभुता का मतलब यही होता है कि संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अब हम भारत के लोग जो है बाहरी शक्ति के गुलाम नहीं है या उनके अधीन नहीं है। हम आंतरिक और बाह्य रूप से भारत देश के जितने भी डिसीजन हैं उनको लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम खुद ले सकते हैं।
ठीक है, सक्षम है जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय लेना है। तो कहने का मतलब संप्रभुता का मतलब यही है कि हम बाह्य सत्ता के अधीन या गुलाम नहीं है, हम आंतरिक और बाह्य रूप से अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं। संप्रभु का मतलब यही होता है। ठीक है, अगला आता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब ये होता है कि भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उनको सरकार है समान रूप से दिखेगी। अभी कोरोना टाइम में देख लो कि वैक्सीन अगर पहुंचाना है तो इसमें कोई ऐसा नहीं रखा गया, भेदभाव नहीं रखा गया था कि अमीर वर्ग को दो कि गरीब को मत दो, ऐसा नहीं है। तो समाजवाद का मतलब यही है कि जो सरकार है वो नागरिकों के प्रति ख्याल रखेगी, उनका देख रेख रखेगी, उनके साथ समान व्यवहार करेगी। तो समाजवाद का मतलब यही होता है। ठीक है, ये संविधान की जितने भी प्रस्तावना है, आपको एक एक लाइन का मैं डिटेल बता रहा हूँ। आपको कम से कम संविधान की प्रस्तावना तो अच्छे से पता होना चाहिए। यूपीएससी में आपको तो लिखने आता ही है, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं तो कम से कम संविधान की प्रस्तावना, संविधान की जितने भी बातें हैं कम से कम आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला लाइन आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे जो भारत देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, हमारे भारत देश को कोई धर्म के नाम से नहीं जाना जाएगा। जैसे भारत देश को हिंदू राष्ट्र मान लिया जाए, मुस्लिम के नाम से जाना जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा जो देश है धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश को कोई पर्टिकुलर धर्म के नाम से नहीं जाना जाएगा। सिर्फ एक नाम जाना जाएगा, इंडिया, या तो हिंदुस्तानी के नाम से। ठीक है, लेकिन जो भारत में जो लोग रहते हैं, जिस भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। और जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं माने, उनकी उपासना कर सकते हैं, उनकी आस्था रख सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। लेकिन भारत देश को कोई धर्म के नाम से नहीं जाना जाएगा, पर्टिकुलर धर्म के नाम से उनकी पहचान नहीं होगी। तो कहने का मतलब यही है, पंथ निरपेक्ष का मतलब यही कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, इंडिया, भारत को सिर्फ इंडिया है, ये इनकी पहचान है। लेकिन पर्टिकुलर धर्म के नाम से नहीं जाना जाएगा। हाँ, भारत के जितने भी नागरिक हैं अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने अपने उपासना धर्म की कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता है। लेकिन पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होगा भारत का। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है। अगला आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि जो शासन की जितनी भी शक्ति है या सत्ता है जनता में निहित होगी। कहने का मीन्स ये हो कि बड़े से बड़े, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, उसे जनता चुनेगी। डेमोक्रेटिक मतलब पूरी जो शक्ति है जनता में निहित होगी, जनता सबसे बड़े पावरफुल होगी, क्योंकि जनता ही चुनकर प्रधानमंत्री बनाती है या फिर स्टेट का मुख्यमंत्री बनाती है। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब यही होता है कि जनता सबसे बड़े पावरफुल होगी, जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही शासन सत्ता करेंगे। तो कहने का मतलब यही कि लोकतंत्रात्मक का मतलब यही होता है कि जनता सबसे बड़े पावरफुल होगी। ठीक है, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब ये होता है कि अब कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, पहले क्या होता था कि कोई राजा का बेटा राजा होता था, फिर उसका बेटा फिर राजा होता था, उसका बेटा फिर राजा होता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सभी वर्ग के लोगों के लिए समान अवसर है, जनता के लिए सभी पद खुले हैं। आप चाहो तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो। हर जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो सभी के लिए समान रूप से अवसर है, समान रूप से जनता के लिए खुला है। अब वंशानुगत नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। जनता के लिए हर पोस्ट, हर द्वार खुले हुए हैं। तो गणराज्य का मतलब यही होता है कि अब कोई भी पद, भारत का कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। प्रधानमंत्री बन गए तो उसका भी बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वंशानुगत नहीं है, गणराज्य का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे न्याय। न्याय का मतलब ये होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी लोगों को समान न्याय मिले। समाज का मतलब ये होता है कि समाज में चाहे वो धर्म, जैसे कोई निम्न जाति में पैदा हो गया, कोई अलग धर्म में जाति पर, कोई हिंदू में हो गया, कोई मुस्लिम में हो गया, तो इसके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर वर्ग को ज़्यादा इज्जत दे दिया जाए या गरीब को कम इज्जत दे दिया जाए। अमीर के लिए सख्त कानून हो, अमीर के लिए वो कोई कानून ही ना हो, गरीब के लिए ठोस कानून हो या उनको ज़्यादा सजा दे, ऐसा नहीं। कहने का मतलब यही चीज़ है कि न्याय किसी धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार के उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो समान रूप से न्याय संगत होंगे, समान रूप से उनको एक समान देखा जाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, गरीब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, वो भी चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हो। कहने का मतलब यही कि समान रूप से सभी के लिए न्याय होगा। ठीक है,
मान के चलो अमीर ने कत्ल कर दिया तो उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी, गरीब ने कत्ल कर दिया तो उसे फांसी की सज़ा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सज़ा एक अमीर को मिलेगी वही एक सज़ा जो है गरीब को भी मिलेगी। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि सभी लोगों को समान रूप से देखना है, सभी लोगों को, चाहे जाति, वंश, धर्म, मूल है, किसी भी प्रकार के नस्ल के अनुसार उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो न्याय का मतलब यही है। ठीक। स्वतंत्रता का मतलब है, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप जहाँ घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं, जहाँ भ्रमण करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहाँ आप कारोबार करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिसको कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आपको आज़ादी है बोलने की, लेकिन सदाचार और शिष्टाचार के दायरे में आपको रहकर बोलना पड़ेगा। दूसरा है कि धर्म उपासना, आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं मानो, उसकी प्रचार करो, उपासना करो। ठीक है। तो स्वतंत्रता का मतलब यही होता है आप स्वतंत्र हैं, जिस भी कार्य करना है, कोई भी कार्य करना है, जहाँ घूमना है, भ्रमण करना है, बोलना है, कारोबार करना है, व्यवसाय करना है, आपकी विचार व्यक्ति है, जिस धर्म को मानना है आप मान सकते हैं। हिंदू हो आप, जिस भी पूजा पाठ करना है, आस्था रखना है, आप स्वतंत्र हो। ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है। अगला आता है समता। समता का मतलब ये होता है समानता, सभी को समान रूप से देखना। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब निकला तो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है तो उसे ही बस फॉर्म डालने दे दिया जाएगा, मुस्लिम को या सिख को डालने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है सभी के लिए समान अवसर है, सभी को साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। तो समता का मतलब यही चीज़ है, समान अवसर सभी के लिए है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू बस प्रधानमंत्री या राजनीतिक सत्ता में आ सकता है, ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, सभी के लिए समान रूप से अवसर है। ठीक है। अगला आता है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब ये होता है कि हम जितने भी भारत के लोग हैं सभी आपस में भाई भाई हैं, और भाई भाई रह करके समाज को, राष्ट्र को एक अच्छी दिशा देने हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में सब भाई भाई है, इसी भाईचारा के रूप से निरंतर बने रहना है। यही पूरा संविधान का प्रस्तावना कहता है। आई होप संविधान की प्रस्तावना की एक एक लाइन आपको समझ आ गया होगा, ऐसा आशा करता हूँ। और हाँ, मेरे यूट्यूब अगर चैनल पर, इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, काफ़ी मेहनत लगता है। और मेरे वीडियो में तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा, कभी आपको भूलने की आशंका रहेगी नहीं।